नया अध्याय। लेखिका मिनी सिंह। बाजार में सब्जी का रेट जानकर साक्षी के होश उड़ गए। अरे पागल हो गए हो क्या? सब्जी बेच रहे हो या सोना? 120 रुपए किलो गोभी कहाँ मिलती है? 70 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगी, समझ लो। खुद से गोभी चुनकर तराजू पर चढ़ाती हुई साक्षी बोली। नहीं मैडम जी, भाव तो 1 रुपए भी कम नहीं होगा। तराजू पर से गोभी नीचे रखते हुए सब्जी वाला बोला। आप कहीं भी जाकर पूछ लो, सब्जियां इससे कम में लोकल मार्केट में भी नहीं मिल रही है। तो अभी तो ये सब्जियों के भाव और भी ऊपर भागेंगे। सब्जियों पर पानी का छिड़काव करते हुए सब्जी वाला दूसरे ग्राहकों से बात करने लगा और साक्षी खींच उठी। एक तो मन किया उसका कि ले ही न सब्जी, मगर घर से हुक्म मिला है कि गोभी को लेकर ही आना, तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन यह तो बहुत ज्यादा है भैया, कुछ तो कम करो। साक्षी ने पैसा कम करने की गरज से कहा, लेकिन सब्जी वाला टस से मस नहीं हुआ। अच्छा भाई ठीक है, चलो तौल दो। आधा किलो गोभी, टमाटर, मटर और हाँ, 1 गड्डी पालक भी दे देना और साथ में धनिया मिर्ची भी डाल देना। एकदम लूट मची है सच में। हर चीज महंगी होती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में भी आग लगी हुई है। आखिर आदमी जिए तो कैसे? इस सरकार ने तो लोगों की कमर ही तोड़ रखी है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, उसके बाद कोरोना ने क्या कम मुसीबत ढाई है लोगों के ऊपर, जो दिन प्रतिदिन महंगाई भी डंक मार रही है। अपने आप में भी भुनभुनाती हुई साक्षी पर्स में से पैसे निकाल ही रही थी। सब्जी वाला उसे छोड़कर दूसरे तीसरे ग्राहक की सब्जियां तौल भी रहा था। क्या है भाई, पहले मैं आई हूं ना, तो प्लीज पहले मेरी सब्जियां तौलिए, वैसे भी मुझे थोड़ी जल्दी है। हाँ भाई, मैडम जी को जरा जल्दी है। जानती नहीं हो क्या ये कितनी बिजी पर्सन है? पीछे से जानी पहचानी आवाज सुनकर साक्षी ने जब मुड़कर देखा तो चौंक पड़ी। नरेश बेशर्मों की तरह खड़ा हंस रहा था। एक मटर उठाकर उसे छील कर खाते हुए छिलका साक्षी की तरफ उछाल कर बोला, ओ सब्जी वाले, तुम्हें पता नहीं है क्या ये मैडम जी टीचर हैं? ये अपने घर पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने लल्लू पुल्लू बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं और जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं, और उन्हीं पैसों से तो ये बेचारी का जीवन चलता है। बोलकर नरेश ठहाके लगाकर हंसा और साक्षी ने उसे घूर कर देखा। अरे ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे? कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? सॉरी। अपना कान पकड़ता हुआ नरेश फिर शुरू हो गया। जानते हो सब्जी वाले, मैडम जी अगर एक दिन भी बच्चों को न पढ़ाए तो ये बेचारी के पैसे काट लिए जाएंगे। फिर तुम्हारी ये गोभी, बैगन, मटर, टमाटर और पालक कौन खरीदेगा बोलो? इस बार उसने मटर का छिलका साक्षी के मुंह पर दे मारा। वह गुस्से से तिलमिला उठी। मन तो किया उसका कि एक जोर का तमाचा उसके गाल पर जड़ दे और कहे कि कुत्ते की दुम कभी सीधी ही नहीं रहती, मगर वह वहां लोगों के बीच कोई तमाशा करना नहीं चाहती थी, इसलिए सब्जी का थैला उठाकर चलती बनी। अरे रे, सुनो तो टीचर जी, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था और तुम हो कि नाराज हो रही हो। अच्छा चलो, मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस कड़ी धूप में तुम्हारा ये गोरा रंग कहीं काला न पड़ जाए। साक्षी के गालों को छूते हुए नरेश बोला तो उसने उसका हाथ जोर से झटक दिया। बेशर्मी की भी हद होती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? वो वहाँ पुलिस खड़ी है, देख रहे हो ना? जब साक्षी ने पुलिस की धमकी दी तो नरेश वहाँ से 9-2-11 हो गया। डरपोक कहीं का, बस औरतों पर ही मनमानी चलानी है इन्हें। डरती थी कभी मैं, अब ठेंगे से नहीं डरती। बड़े आए। अपना अधर टेढ़ा कर साक्षी हंसी और रिक्शे वाले को हाथ दिया। इस बेशर्म इंसान के साथ साक्षी ने 2 साल कैसे गुजारे वही जानती है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब उसने बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं बची है। साक्षी को तकलीफ में देखकर वह खुद को मर्द समझता है। उसे लगता था सहेगी, क्यों नहीं।
वरना जाएगी कहाँ। अपने बात व्यवहार से रोज वह उसके कलेजे को छीलता रहता और हर बार वह अपने जख्मों पर मरहम लगाकर फिर से पत्नी धर्म निभाने में जुट जाती। लेकिन आखिर कब तक और कितना सहती वो। इसलिए तो नरेश का घर छोड़ आई। सोच लिया उसने कि चाहे जो हो जाए लेकिन वह नरेश से तलाक लेकर ही रहेगी। ऑटो वाले ने रिक्शा रोका तो साक्षी अपनी सोच से बाहर आई। रिक्शे वाले को पैसे देकर वह लंबी लंबी डगे भरते हुए घर पहुंची। स्कूटी से आ सकती थी मगर पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि 100-200 का कुछ पता ही नहीं चलता। इससे अच्छा है 20-30 रुपए में ऑटो वाला घर तक पहुंचा जाता है तो ठीक है ना। खैर कुछ देर में बच्चे ट्यूशन के लिए आते ही होंगे, इसलिए उसने अपने कपड़े बदले, फ्रिज से पानी निकालकर एक गिलास ठंडा पानी पिया और चूल्हे पर चाय चढ़ा दी। साक्षी के पापा कहा करते थे कि कभी कभी धूप में आकर तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए वरना सर्दी लग जाती है। लेकिन प्यास इतनी जोर की लगी थी कि साक्षी से बर्दाश्त ही नहीं हुआ और पूरा ग्लास वह एक बार में ही गटक गई। घर में सबको चाय देकर वह अपनी भी चाय लेकर सुषमा के बगल में बैठ गई और दोनों बातें करने लगी। सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना बनाने के अलावा बाहर से साग सब्जी लाने में की भी जिम्मेदारी साक्षी की ही थी। माँ देखो तो सही, अभी से ही कितनी गर्मी पड़ने लगी है, फिर मई जून में तो आग बरसेगी। कैसे जिएंगे लोग। अपने चेहरे का पसीना पोंछती हुई साक्षी बोली तो सुषमा ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ एकदम से गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। बारिश होगी तो ज़रा आराम हो जाएगा। इधर उधर की बातें करते हुए साक्षी के मुंह से निकला, आज साग मार्केट में फिर नरेश मुझसे भेंटा गया। पता नहीं अब वह मुझसे क्या चाहता है। जानती हो माँ, अपनी गाड़ी की धौंस दिखा रहा था। कहने लगा वह मुझे अपनी गाड़ी में घर छोड़ देगा, लेकिन मुझे उसकी हर एक चीज़ से नफरत हो गई है। बस जल्दी से हमारा तलाक हो जाए, फिर मैं उसका मुंह भी नहीं देखूंगी कभी। चाय का जूठा कप एक तरफ सरकाती हुई साक्षी चुप हुई। साक्षी की बात सुषमा को जरा भी पसंद नहीं आई। बोली, जब वह सामने से तुम्हें अपनाना चाहता है तो जरा झुक जाने में क्या हर्ज है। फिर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, तो क्या सब तलाक लेने पर उतारू हो जाते हैं। लोग तो ऐसे ही कुछ भी बातें बनाते हैं। किसी को अच्छे से खाते पीते रहते देख जाने क्यों लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन तू क्यों उनकी बातों में आकर अपना घर बार छोड़ छाड़ वहाँ आ बैठी। बोल। मैं तो कहती हूँ सुलह कर ले दामाद जी से, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। पति है वो तुम्हारे, अगर उनकी दो बातें सुन ही लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा। इतनी अच्छी नौकरी है, अपना घर है, और क्या चाहिए तुम्हें। सुषमा की बात पर साक्षी सुलग उठी कि कैसी माँ है ये जो अपनी बेटी को ही झुकने की सलाह दे रही है, जबकि वो बहुत ही गलत इंसान है। अच्छी नौकरी और घर, तो क्या आत्मसम्मान कोई मायने ही नहीं रखता इंसान के लिए। सच तो यह है कि नरेश ने कभी मुझे अपनी पत्नी समझा ही नहीं, बल्कि वह तो मुझे अपने पैरों की जूती समझता है और मैं पत्नी धर्म निभाती रहूं। पता है क्यों? क्योंकि लड़कियों को बचपन से ही सिखाया चढ़ाया जाता है कि उसका पति उसका देवता है और उसके चरणों में ही पत्नी का स्वर्ग है। आपने भी मुझे यही सिखाया था ना माँ, लेकिन वो देवता नहीं है, दानव है, दानव, जो सिर्फ मुझे नोच नोच कर खाता रहा आज तक। और आप कहती हैं कि जरा झुक जाने में क्या हर्ज है। बोलते बोलते साक्षी का गला भर गया। आप सबने मेरी शादी मुझसे 13 साल बड़े लड़के से करवा दी। खैर, अब आप सबकी मजबूरी थी, समझती हूँ मैं यह बात। पापा ज़्यादा बीमार रहने लगे थे और वे चाहते थे कि उनकी आंखों के सामने मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैंने कभी आप सब से इस बात की शिकायत नहीं की, बल्कि जहाँ तक हुआ रिश्ते निभाने की कोशिश करती रही। लेकिन कब तक माँ? खुद पर जुल्म होते देख तो सीधी
बेजुबान गाय भी अपने बचाव में सींग मारना नहीं छोड़ती, तो फिर मैं तो इंसान हूँ। चलो इतना भी सहा मैंने, क्योंकि आप सबको कोई दुख नहीं देना चाहती थी। लेकिन जब तक औरत को यह पता चले कि उसके पति का किसी और औरत से नाजायज संबंध है और वह भी अपने ही रिश्ते में, तो क्या बीती होगी मुझ पर जरा सोचिए। मैंने अपनी इन आंखों से नरेश को उसकी भाभी के साथ, छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। वैसे आपको तो सब पता था न माँ, फिर भी आपने मुझे उस नर्क में धकेल दिया। क्यों ऐसा किया आपने, बोलिए। अपने दोनों बेटों की तो आपने खूब देख परख कर शादी की, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा सौतेलापन क्यों माँ? सुषमा चुप, क्योंकि उसके पास साक्षी के एक भी सवाल का जवाब नहीं था। क्या जवाब देती कि बेटी को बोझ समझने वाली सुषमा जल्द से जल्द उसे विदा कर देना चाहती थी। और अब जब मैं उस नर्क से निकलना चाहती हूँ तो आप फिर मुझे उस नर्क में जाने की सलाह दे रही हैं। क्यों? मर जाऊंगी मैं, पर अब दोबारा उस नर्क में नहीं जाऊंगी, कह देती हूँ। बोलते हुए साक्षी की आंखों में आंसू गिर पड़े। जब एक माँ ही उसका दुख नहीं समझ पा रही है तो भाई भाभी क्या समझेंगे। सारे बच्चे आ चुके थे, इसलिए वह बच्चों को लेकर टेरेस पर पढ़ाने चली गई। पहले वह यहीं हॉल में ही बच्चों को ट्यूशन लेती थी, मगर दोनों भाभीियों की किचकिच से तंग आकर छत पर पढ़ाने लगी। दरअसल दोनों भाभीियों को टीवी देखने में कष्ट हो जाता था। आज साक्षी को बच्चों को पढ़ाने में जरा भी आनंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सुषमा की बातों ने उसके सूखे जख्मों पर नमक रगड़ दिया था। उन्हें तो बेटी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उल्टे वह बेटी को झुक जाने की सलाह दे रही थी। यह हमारे समाज की विडंबना है। लड़की सही हो तो भी उसे झुकना सिखाया जाता है और बेटों को सिर चढ़कर चलना, भले ही वह कितना भी गलत क्यों न हो। इंसान की खाल में भेड़िया नरेश ने हमेशा उसके परिवार के सामने खुद को अच्छा दिखाया, ताकि वह सबके सामने शरीफ बना रहे, और साक्षी बुरी। बल्कि यह शादी भी उसने समाज के सामने अच्छा बनने के लिए ही की थी, ताकि लोगों को उसके और उसकी भाभी के संबंध के बारे में पता न चले। नरेश के हाथों मार खाकर जब भी वह अपना सूजा हुआ चेहरा लेकर मायके आई, उसकी बात सुनने के बजाय उल्टे उसे ही पत्नी धर्म का ज्ञान देकर सुषमा उसे उसके ससुराल भेज दिया करती थी, जिसका नतीजा नरेश के हौसले और बुलंद होते चले गए। पति के अलग होने के बाद साक्षी ने यह सोचकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, ताकि भाई भाभी और माँ के सामने उसे हाथ न फैलाना पड़े और अपनी अधूरी पढ़ाई अपने बल पर पूरी कर सके। अब बस जितनी जल्दी हो सके नरेश से उसे तलाक मिल जाए तो वह अपने आगे के लिए कुछ सोच पाएगी। जानती है, दोनों भाभीियों को वह जरा भी नहीं सुहाती, और माँ भी बहुओं को कुछ कहने के बजाय उसे, ताकि भाई भाभी और माँ के सामने उसे हाथ न फैलाना पड़े और अपनी अधूरी पढ़ाई अपने बल पर पूरी कर सके। अब बस जितनी जल्दी हो सके नरेश से उसे तलाक मिल जाए और वह अपने आगे के लिए कुछ सोच पाएगी। जानती है, दोनों भाभीियों को वह जरा भी नहीं सुहाती, और माँ भी बहुओं को कुछ कहने के बजाय उसे ही ज्ञान देती रहती है। लेकिन वह भी क्या करे, बेचारी की मजबूरी है। दरअसल सुषमा गठिया की मरीज थी, उससे घर बाहर का कोई भी काम नहीं हो पाता था, इसलिए वह अपनी दोनों बहुओं की चापलूसी करती रहती है और बेटी को झिड़कती रहती है, ताकि बेटे बहू खुश रहें। खैर जो भी हो, पर साक्षी इस बात से उत्साहित थी कि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और नरेश हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से आउट हो जाएगा। तलाक के बाद जहाँ साक्षी के परिवार में मातम छाया था, वहीं उसका मन हो रहा था कि वह झूमे, नाचे, गाए। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। अपनी सहेली रेणु की मदद से उसे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। रेणु भी उसी स्कूल में 4 साल से पढ़ा रही थी, तो उसकी
काफ़ी जान पहचान बन गई थी और साक्षी ने बीएड तो कर ही लिया था, सो उसे नौकरी मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। इसी आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल में विपुल सर मैथ के टीचर थे। साक्षी से उनकी अच्छी बनती थी। उनकी उम्र यही कोई 46-47 के आसपास होगी। विपुल सर का सरल स्वभाव साक्षी को बहुत अच्छा लगता था और उससे भी अच्छा उनका किसी भी बात पर खुलकर हंस देना लगता था। उन्हें देखकर तो लगता था जैसे उनके जीवन में कोई टेंशन फिक्र कुछ है ही नहीं। एक रोज साक्षी के पूछने पर विपुल सर बोले, 2020 में कोरोना से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और अब एक बेटा है जिसके लिए वो जी रहे हैं। साक्षी ने भी अपनी राम कहानी सुनाई तो विपुल सर को उससे थोड़ी हमदर्दी हो आई और इसी हमदर्दी में उन्होंने बोल दिया कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बोलने से हिचकिचाना मत। अब साक्षी का विपुल सर के साथ दोस्ती से ज़्यादा अपनापन का रिश्ता बन चुका था। वह अपनी हर बात विपुल सर के साथ शेयर करती और वे सुनते भी। अब दोनों साथ ही लंच करते, छुट्टियों में भी कभी कभार फिल्म देखने चले जाते, नहीं तो कहीं घूमने निकल जाते। सच कहें तो साक्षी विपुल सर को पसंद करने लगी थी। तलाक के बाद बड़ी भाभी उनके लिए एक विदुर का रिश्ता लेकर आई थी, लेकिन लड़का क्या 2 बच्चे का बाप था वह, और उस पर भी उसे साक्षी से ज़्यादा उसके कमाए पैसों में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने भाभी के लाए रिश्ते से इनकार कर दिया। इस बार वह अपने परिवार के कहे पर शादी करके देख चुकी थी। एक बार वह अपने परिवार के कहने पर शादी करके देख चुकी थी, लेकिन अब वह अपने लिए देख परख कर जीवन साथी ढूंढेगी। सोच लिया था उसने। वह तो विपुल सर जैसा कोई सुलझा हुआ इंसान चाहती थी अपने जीवन में, मगर ऐसा कोई मिल नहीं रहा था। लेकिन विपुल सर ही क्यों नहीं? उनकी पत्नी है नहीं, एक बेटा है, वह भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाला है। तो हाँ, विपुल सर ही मेरे लिए एकदम परफेक्ट इंसान है। अपने मन में सोच साक्षी उछल पड़ी। भले ही उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर इंसान के हाव भाव से पता नहीं चलता क्या कि मैं भी उन्हें अच्छी लगती हूँ। मैं और विपुल सर, वाह क्या जोड़ी लगेगी ना हमारी। ख्वाबों में खोई साक्षी मुस्कुरा ही रही थी कि टन से दरवाजे की घंटी बज उठी। देखा तो स्कूल का प्यून खड़ा था। क्या है? खींचते हुए वह बोली तो प्यून घबराते हुए बोला, वो विपुल सर जी ने आपको ऑफिस में बुलाया है, कह रहे थे कोई जरूरी काम है। जरूरी काम? साक्षी की आंखें चमक उठी। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। कहीं मेरा ख्वाब सच तो नहीं होने वाला? पेन को गोल गोल घुमाती हुई साक्षी मन में ही बोली। मगर विपुल सर ने तो बस इतना ही कहा है कि वह कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रहे हैं, तो प्लीज़ वह उनका क्लास देख ले जरा। अरे हाँ सर, क्यों नहीं, लेकिन आप अचानक छुट्टी पर क्यों जा रहे हैं? मेरा मतलब है कि आप कहीं जा रहे हैं क्या सर? हाँ, मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, तो कुछ दिन उसके साथ बिताना चाहता हूँ। जहाँ साक्षी विपुल सर से शादी के सपने देख रही थी, वहीं विपुल सर ने बिना किसी को बताए अपनी एक महिला मित्र ऐश्वर्या से चट मंगनी व पट ब्याह कर लिया। और जब यह बात साक्षी को पता चली तो उसके सिर पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। बेचारी का तो दिल ही टूट गया। अब जी के क्या करेंगे वाला हाल हो गया। ऑफिस में सबके पूछने पर कि यूं अचानक से शादी कैसे कर ली उन्होंने, तो वे सफाई देते हुए बोले कि उनका बेटा चाहता था कि उसके अमेरिका जाने से पहले उसके पापा की शादी हो जाए, तो बेटे की खुशी के लिए ही शादी करनी पड़ी। अरे तो मुझमें क्या कमी थी? मैं क्या उस ऐश्वर्या से देखने में कम सुंदर हूँ? साक्षी मन ही मन बुनबुनाई। ये सारे मर्द एक जैसे एकदम मतलबी होते हैं। ऐश्वर्या से शादी के बाद महीने भर के लिए विपुल सर हनीमून पर निकल गए और इधर साक्षी
अपने लिए कोई दूसरा साथी ढूंढने में लग गई ताकि वह उससे शादी कर फिर से अपना घर बसा सके। अब जीवन इतना छोटा भी नहीं होता कि अकेले काटा जा सके। एक साथी तो चाहिए ही जीवन में सुख दुख बांटने के लिए। और अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है, सिर्फ 31 की तो है। अरे पता चला कि विपुल सर का कहीं और तबादला हो गया है। लंच ब्रेक में सबके साथ बैठी रेणु बोली, तबादला हो नहीं गया बल्कि जानबूझकर उन्होंने अपना तबादला करवाया है रेणु मैडम। रोटी का कौर मुंह में डालते हुए विवेक सर बोले, वैसे साक्षी मैडम आपको तो पता ही होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरा मतलब है कि बताया तो होगा ना आपको। अब मुझे क्यों पता क्यों करवाया उन्होंने अपना तबादला। रूखा सा जवाब देकर साक्षी अपना लंच का डब्बा समेटती हुई उठ खड़ी हुई और पीछे से विवेक सर खी खी कर हंसने लगे। विपुल सर की जगह जो नए मैथ्स के टीचर आए थे वे समय के एकदम पाबंद इंसान थे, लेकिन लोगों से बोलते बालते बहुत कम थे, बस अपने काम से काम रखते थे। मैं आई कम इन सर? अंदर झांकती हुई साक्षी बोली। अरे प्लीज मैडम आइए ना, आकाश सर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोले। सर वो दरअसल बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसी विषय में आपसे कुछ बात करनी थी, साक्षी बोली। ध्येय तो उनका आकाश सर के करीब आना था। जब से रेणु ने उसे बताया था कि आकाश सर का अपनी पत्नी से तलाक का केस चल रहा है, तभी से साक्षी के मन में उन्हें लेकर खिचड़ी पकने लगी थी। सुंदर स्मार्ट आकाश सर पर साक्षी का दिल आ गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपने मन की बात आकाश सर तक पहुंचाए। कहीं ऐसा न हो कि अकेले ही उसे अपनी पूरी जिंदगी काटनी पड़ जाए या हमेशा के लिए वह भाई भाभीओं की दासी बनकर उसके बच्चे पालने में अपनी बची उम्र खपा दे। क्या बात है, किस सोच में डूबी हो मैडम? स्टाफ रूम में साक्षी को एक टक फाइल निहारते देख रेणु ने पूछा। सुन, तू मेरा एक काम करेगी? रेणु का हाथ पकड़ उसे अपने पास वाली कुर्सी पर बैठाती हुई साक्षी बोली तो उसने आंखों के इशारे से पूछा, कैसा काम? तू मेरी शादी की बात आकाश सर से चलाना। शादी? तू फिर से शादी करना चाहती है? पर क्यों, पागल है क्या? साक्षी को शादी के लिए उतावला देख रेणु अजीब तरह से हंसी। इतनी अच्छी तो लाइफ चल रही है तेरी, फिर क्यों इसे हेल करना चाहती है? सच कहती हूँ, मगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कभी दोबारा शादी नहीं करती। आराम से अपने मन मुताबिक जीती, मजे करती, घूमती फिरती, जो मन होता सो करती और कोई बोलने टोकने वाला न होता तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन तू पागल है, फिर से इन झंझट में क्यों फंसना चाहती है? वो सब छोड़, ये बता कि तू उनसे मेरी शादी की बात करेगी या नहीं? देख, मुझे पता है आकाश सर और तुम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों दोस्त हो, साक्षी बोली। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि वह दोबारा से फिर शादी के बारे में सोचेंगे, और वैसे भी अभी पूरी तरह से उनका तलाक हुआ भी नहीं है। वो तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, पर तू शादी की बात तो चला। तभी स्कूल की घंटी बजी और दोनों अपने क्लास में चली गई। लंच ब्रेक में भी साक्षी ने वही बात फिर से दोहराई तो रेणु ने कहा कि अच्छा ठीक है, वह समय देखकर आकाश से बात करेगी। लेकिन पता चला कि आकाश का अपनी पत्नी से तलाक होते होते रह गया। दोनों ने कोर्ट में सुलह कर ली और फिर से एक हो गए हैं। साक्षी का इस बार दिल ही नहीं भरोसा भी टूट चुका था, थक चुकी थी अब वह अपने जीवन से। उस पर से घर में भी सब उसे कुछ न कुछ सुनाते ही रहते, जिससे उसका मन खिन्न रहने लगा था। उसकी मनःस्थिति ऐसी हो चुकी थी कि अब वह इस घर में सबके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। इसलिए उसने स्कूल के पास ही 2 कमरे का घर ले लिया। इस 3 माले के घर में 2 और भाड़ेदार रहते थे। साक्षी दूसरे माले पर रहती थी।
सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते अक्सर उसकी मुलाकात सुकेश से हो जाती थी। दोनों मुस्कुरा पड़ते थे। सुकेश इसी मकान की तीसरी मंजिल पर रहता था। वैसे तो वह केरल का रहने वाला था, मगर वह यहाँ एक IT कंपनी में नौकरी करता था। रोज मिलते रहने से दोनों के बीच बातचीत होने लगी तो एक दिन साक्षी ने पूछा, और आपके घर वाले, मेरा मतलब है कि आपके बीवी बच्चे, वे कहाँ रहते हैं? सुकेश ने मुस्कुराते हुए बताया कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है। ओह, बोलकर साक्षी मुस्कुराई तो सुकेश कहने लगा कि उसके माँ बाप और एक छोटा भाई वहीं केरला में ही रहते हैं। अपने घर परिवार के बारे में सुकेश ने और भी बहुत कुछ बताया, और यह भी कि उसका छोटा भाई मेडिकल की तैयारी कर रहा है और उसके पापा की अपनी गरम मसाले की दुकान है। साक्षी ने भी अपने तलाक के बारे में सुकेश को बता दिया। एक दूसरे के बारे में जान लेने के बाद अब दोनों अजनबी नहीं रह गए। अक्सर सुकेश ऑफिस से लौटकर साक्षी के घर आ जाता या साक्षी उसके घर चली जाती थी और दोनों घंटों यहाँ वहाँ की बातें करते। सुकेश उसे कैरिलियन व्यंजन बनाकर खिलाता तो साक्षी उसे अपने हाथों से मटन ग्रेवी बनाकर खिलाती। साथ में घूमना फिरना, शॉपिंग करना होता रहता था। इनका दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश नज़र आते थे, लेकिन दोनों के विचार एक से थे और सबसे बड़ी बात थी कि दोनों ही अकेले थे अपने जीवन में। सुकेश भी कोई ऐसी लड़की की तलाश में था जो उसे समझ सके, उसके कदम से कदम मिलाकर चल सके। कहते हैं जब जिसे जो मिलना होता है वह मिल जाता है। साक्षी ने इतने हाथ पैर मारे पर उसके मन मुताबिक कोई न मिला, और आज जब सामने से सुकेश शादी का प्रपोजल लेकर आया तो उसने झट से हाँ कर दी, क्योंकि गर्जमंद तो यहाँ दोनों ही थे। दरअसल सुकेश के माता पिता जिस लड़की से उसकी शादी करवाना चाहते थे वह सुकेश को जरा भी पसंद नहीं थी। सिर्फ मोटे दहेज के लिए वह अपने बेटे को ऐसी लड़की के पल्ले बांध देना चाहते थे जो अनपढ़ थी। इसलिए सुकेश केरल की नौकरी छोड़कर यहाँ दिल्ली आ गया और 4 साल से यहीं पर है। सुकेश की बात सुनकर साक्षी यह सोच में पड़ गई कि जिंदगी हमारी है, फिर माँ बाप अपनी ही क्यों चलाते हैं हमेशा। और उसके साथ भी तो वही हुआ ना, बिना उसकी मर्जी के उसकी शादी उससे 13 साल बड़े लड़के से करवा दी गई, और नतीजा क्या हुआ किसी से छिपा ही नहीं है। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अपने मन में सोच साक्षी मुस्कुरा उठी और सुकेश को फ़ोन लगा दिया। कई दिनों से दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन छुट्टी न मिल पाने के कारण कहीं जा नहीं पा रहे थे। इन 10 दिनों की छुट्टियों पर दोनों दार्जिलिंग घूमने का प्लान बना लिया। रास्ते की थकान के कारण होटल के कमरे में आते ही साक्षी बेड पर पसर गई और सुकेश उसके ऊपर झुक गया और उसके गालों को चूम लिया। चंद मिनटों में ही उसके बीच की सारी दूरियां मिट गई। दार्जिलिंग में उन्होंने रोपवे, हिमालयन पर्वतारोहण, नाइटिंगेल पार्क, रॉक गार्डन आदि का खूब मजा लिया। यहाँ उन्हें अपार शांति और सुकून अनुभव हो रहा था। आराम से दोनों प्रकृति की गोद में बैठकर तारों की छांव में अपने आने वाले दिनों के सपने बुने और फिर वापस दिल्ली आ गए। आज भी वह सुकेश के ही सपनों में खोई थी, लेकिन जब सुकेश ने उसे यह बताया कि वह ईसाई है तो साक्षी के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि कहाँ वह राजपूत परिवार से है, कहाँ सुकेश दलित। हमारे यहाँ ईसाई को दलित समझा जाता है। नहीं, साक्षी को सुकेश के ईसाई होने से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन क्या उसके परिवार वाले यह सब जानने के बाद इस रिश्ते को स्वीकारेंगे? कहीं वे लोग इस शादी के खिलाफ हो गए तो, कहीं उसे रिश्ते से बेदखल कर दिया गया तो। सोचकर ही साक्षी का माथा फटने लगा। ओह, अब मैं क्या करूं रेणु, बता ना। लेकिन रेणु क्या जवाब देती? तू तो जानती है ना, मैं जात पात में विश्वास नहीं रखती। मेरे लिए तो बस इंसान बात विचार का अच्छा होना चाहिए, और सुकेश तो सर्वगुण संपन्न है।
लेकिन यह बात मैं अपने परिवार वालों को कैसे समझाऊंगी? अगर तुझे सुकेश पसंद है और तुझे लगता है कि तू उसके साथ खुश रहेगी, तो बताने में डर कैसा? बता देना, रेनू ने कहा। तो साक्षी को एक बल मिला, लेकिन वह सुनते ही कि साक्षी एक दलित लड़के के साथ शादी करना चाहती है, घर में तो जैसे कोहराम मच गया। दोनों भाइयों ने तो तलवार ही निकाल ली और माँ रोना धोना मचाने लगी कि हाय, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई। दोनों भाभियाँ भी मुंह बिचकाकर कहने लगी कि कल को जब लोगों को पता चलेगा कि घर की बेटी ने एक दलित से ब्याह कर लिया है तो उनके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। लोग तो हमारे घर से रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहेंगे, समाज में उनका उठना बैठना तक बंद करवा दिया जाएगा। अरे क्या हो गया है आप लोगों को? ये जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं होता माँ, यह बस हमारी सोच है और कुछ नहीं। देखिए, क्या हमारे माथे पर लिखा है कि हम राजपूत हैं? नहीं ना। इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है, जात पात से नहीं। क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग बस इतनी सी बात। वो नरेश तो हमारी जाति का था ना, कितना शरीफ था, देख लिया ना आप लोगों ने। अरे वह इंसान तो सुकेश के पैरों की धूल मात्र भी नहीं है, फिर भी आप लोग ऐसा बोल रहे हो। सुकेश अच्छा लड़का है माँ, अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, घर परिवार से भी मजबूत है, तो और क्या चाहिए आप लोगों को? साक्षी के इतना समझाने पर भी उसके परिवार वाले टस से मस नहीं हुए, बल्कि अपने फैसले पर कायम रहे। तो ठीक है, अड़े रहिए आप सब अपने फैसले पर, लेकिन मैं तो शादी सुकेश से ही करूँगी। और आप सब माने या न माने, लेकिन मेरी नज़रों में तो जाति दो ही है, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड है और धंधा है। और यह भी पता है मुझे कि सुकेश से शादी करने के बाद आप सबकी नज़रों में मैं भी दलित हो जाऊंगी, तो कोई बात नहीं, उसका कोई ममाल नहीं है मुझे। बोलकर साक्षी घर से निकल गई अपने सुनहरे जीवन का एक नया अध्याय लिखने।